शुरू करें भाई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू किए थे कल हमने जो टेस्ट होना है उसके अंदर टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक, बोर्ड दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस आराम से भाई अपना नोट कर लिया करो चीजों को ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल हमने शुरू किए थे और मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के आपको एक मैकेनिज्म बताया था। एक मैकेनिज्म मैंने आपको उसका बताया था, एक एग्जांपल बताया था और वो एग्जांपल था हेलोजनेशन का। आज हम सेकंड एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल लेके आगे चल रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आज हम करें नाइट्रेशन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन। यदि नाइट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रेशन के एग्जांपल के लिए हमारे पास भाई आवाज निकल बेंजीन प्लस HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर होता है। नाइट्रेटिंग जो मिक्सचर होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर वो HNO3 और H2SO4 का होता है, मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर बाकी स्टेप्स तो वही हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सबसे मेन बात जो है वो ये है कि आप इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये बात देखना है। इसमें क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा, बाकी मैकेनिज्म सारा वही है। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, HNO3 का यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो HNO3 का स्ट्रक्चर आप इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें B, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन के अंदर 6 × 3, 18 और 6 24। कंप्लीट ऑक्टेट का देखें, कंप्लीट ऑक्टेट का ए क्या लेते हैं वो देखें 2 + 8 + 8 × 3 24, 8 32 34। ये आपके पास s निकाले सेट पे 34 - 24/2 10/2 दैट इज 5। इसका यदि स्ट्रक्चर बनाऊं तो 5 बॉन्ड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है, एक इसके साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 2 2 4 2, एक बॉन्ड डबल 1 2 3 4 हुई, 5 बॉन्ड दिखानी थी, एक डबल कर दी 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर यदि फॉर्मल चार्ज निकाले तो इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 2 4 5 और 6 फॉर्मल चार्ज 0, इसके ऊपर 2 2 4 2 6 और 1 7 फॉर्मल चार्ज -1, इसके ऊपर नाइट्रोजन पे इस पे देखें 2 2 4 5 और 6 0, इस पे देखें 1 2 3 4 +1 फॉर्मल चार्ज। अब ये H2SO4 जो था, ये H2SO4 टूटता है, H2SO4 डिसोसिएट हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव के अंदर, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव के अंदर। तो जो H पॉजिटिव बना वो H पॉजिटिव अटैक करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, अटैक करे यदि तो ये आपके पास बन गया N डबल बॉन्ड O O 2 2 4 2 6 नेगेटिव O H 2, ये आपके पास H, ये पॉजिटिव, ये यहाँ भी पॉजिटिव 2 2 4 2 2 4। ये जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन स्टेबल हुआ, इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इन दोनों को अपनी तरफ खींचा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इसने खींचा तो ये आपके पास जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे, ये आपके पास जो था ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, तो ये N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन दूर गए तो 2 2 4 था, पॉजिटिव डेवलप हुआ, नेगेटिव पहले से था, इससे दूर गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले गया तो ये पॉजिटिव आया पहले से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अभी भी रह गया। कारण है पहले भी 4 बॉन्ड थी, 2 3 और 4, अभी भी 4 बॉन्ड है, 2 और 2 4। यदि यहाँ पर देखोगे तो ये आपके पास इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी भी बाकी रह गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है वो याद रखना NO2 पॉजिटिव जनरेट होती है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है। इस इलेक्ट्रोफाइल के जनरेट होने के बाद बाकी स्टेप्स कल वाले ही हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, टच में आ जाओगे ताकि आपको। तो पहला स्टेप आपके पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था। सेकंड स्टेप की यदि आप बात करते हो तो सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना है सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि जो इलेक्ट्रोफाइल बनी वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगी, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करे, ये H NO2 पॉजिटिव जो बना वो किसी भी एक डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करे बेंजीन के अंदर, तो इस पे कर दे, इस पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जब ये पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका ब्रेकअप हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के ऊपर चले गए, इलेक्ट्रोलाइटिक ब्रेकअप हुआ, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, NO2 वहां जुड़ गया जहां पर नेगेटिव चार्ज है, NO2 वहां जुड़ा जहां नेगेटिव है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, डबल डबल ये NO2 ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज अभी रह गया इसके ऊपर। कल देखा था वैसे ही ये स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर रेजोनेंस के द्वारा, ये स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा, ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगा। डबल बॉन्ड इसके बहुत से बने हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इसका ये स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, डबल बॉन्ड NO2 ये डबल, ये पॉजिटिव, ये डबल, और भी बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। मेनली आपके पास पहला स्टेप हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में हमने कल कहा था कि अगला जो स्टेप होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो चुका, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो चुका, NO2 बन चुका, डबल डबल ये पॉजिटिव, ये H, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इसके बाद ये कंपाउंड एरोमेटिक था, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई क्योंकि इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, पाई इलेक्ट्रॉन 4 रह गए, तो ये इलेक्ट्रोमेटिसिटी को एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये अपना ये प्रोटॉन लूज करेगा, तो जो बेस जनरेट हुआ था HSO4 नेगेटिव वो बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाएंगे और ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया NO2 पॉजिटिव, NO2 आ गया प्लस H2SO4 जनरेट हो गया। तो बच्चों ये आपके पास नाइट्रेशन का मैकेनिज्म था। नाइट्रेशन भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। सबसे मेन बात, सारा मैकेनिज्म ऐसे ही चलना है जैसे कल चला था, जो स्टेप्स चले थे वही रहेंगे, बस आपको पता हो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या जनरेट होता है। अगला एग्जांपल देखें हम, तो हमारे पास अगला एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही अगला एग्जांपल है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस मैंने पढ़ाए थे आपको, ये केवल एक रिवीजन है आपका। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के थे, पहला फिडल क्राफ्ट था अल्काइलेशन, और दूसरा फिडल क्राफ्ट था आपके पास असाइलेशन। एक फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन अल्काइल ग्रुप लगाना था, अल्काइलेशन में क्या था, अल्काइल ग्रुप लगाना था, अल्काइलेशन के अंदर आपको अल्काइल ग्रुप लगाना था, अल्काइल ग्रुप लगाना था। यहां पर आपको असाइलेशन के अंदर असाइल ग्रुप लगाना था। अल्काइल, अल्काइल मींस R मींस CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 एटसेट्रा, इस तरह के ग्रुप आपको लगाने थे। लेशन का मतलब होता है लगाना। असाइलेशन आपको असाइल ग्रुप लगाना था, असाइल मतलब RCOO, लेशन मींस लगाना, जैसे CH3 COO, इस तरह के ग्रुप आपको लगाने थे। अब इस तरह के ग्रुप जब आपको लगाने थे तो अल्काइलेशन और असाइलेशन की आप बात करते हो तो आप बेंजीन का, मैं आपको अच्छा क्वेश्चन है ये, इंट्रेंस एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। मैं बेंजीन का आपको अल्काइलेशन करवा रहा हूं। जब हम बेंजीन का अल्काइलेशन करें तो बेंजीन का अल्काइलेशन करें, सपोज करो हमने ये ग्रुप लिया CH3 CH2 CH2 Cl, इसके साथ जो कैटलिस्ट यूज होता है वो था आपके पास एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। वैसे तो कोई भी लेविस एसिड यूज होगा, कोई भी लेविस एसिड यूज हो सकता है, लेकिन जनरली फिडल क्राफ्ट ने जो लेके चला था वो AlCl3 लेके चला था, फिडल क्राफ्ट AlCl3 लेके चला था। अब बच्चों देखो मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट्स को जरूर खोलेगा। बोर्ड दिखाई दे रहा है भाई? वीडियो रुक गई? चलो 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 देखते हैं एक बार को।
अब देखो, अरे अब चल रहा है क्या? ठीक है ठीक है। देखो बेंजीन था, बेंजीन का हम बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत कुछ बताएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो बात आपको समझ में आएगी। आप देखें एक बार, बेंजीन का हमने CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl से हमने रिएक्शन किया, Cl से हमने रिएक्शन किया यदि इसका, तो ये रिएक्शन जब हमने किया इसका, तो हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, यानी लेविस एसिड की प्रेजेंस में। तो स्टेप्स की बात करें, पहला स्टेप आपके पास था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे वीडियो रुके कोई और डिस्टर्बेंस आए बता देना, कभी बैठे रहो भाई। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने लगे CH3 CH2 CH2 Cl प्लस ये आपके पास लेविस एसिड था AlCl3 AlCl3 Cl ये लेविस एसिड था क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। सेकंड एटम का एल्युमिनियम के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 और 2 6, ऑक्टेट पूरा नहीं था। ये 2 ये 2 4 ये 2 6 और ये आपके पास इसके 2 8। इसलिए जब ये इनकम्प्लीट ये लेविस एसिड था तो इस क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट किया। जैसे ही डोनेट किया क्या बना, CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 को डोनेट कर दिया, AlCl3 को, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, ये 2 और 2 4 पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, आपके पास जनरेट हुआ CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुई उसको बहुत ध्यान से देखो, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुई वो इलेक्ट्रोफाइल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल बनी वो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन बनी। बहुत ध्यान से, कार्बोकैटायन बनी। और कार्बोकैटायन भी कैसी वाली बनी, जिसमें कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनी। अब हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है उसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है 3 डिग्री ज्यादा से ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। तो यदि ये कार्बोकैटायन यहां जनरेट हुई और पॉसिबल यदि है तो इसका रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट जहां पर भी पॉसिबल हो, जहां भी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो वहां पॉसिबिलिटी हो तो वहां रीअरेंजमेंट होता है। और जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये कार्बन जिस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है वो 1 डिग्री है, इससे आगे ये हाइड्रोजन वाला था, ये हाइड्रोजन, ये इस पे हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन था। तो ये केस में जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 देते हैं, जहां भेजना है उसको 2 देते हैं। ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट इसके अंदर हुई। और जब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई इसके अंदर, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट में ये CH3 ये CH3 ये C, 1 से जो पॉजिटिव चार्ज था वो 2 पे आ गया, ये H, और 1 के 2 से जो हाइड्राइड थी H नेगेटिव वो उस पे चली गई, तो H नेगेटिव गई तो यहाँ पर पीछे पॉजिटिव रह गया, छोड़ गया, H नेगेटिव गई पॉजिटिव साथ कंबाइन हुई, तो ये CH3 ये CH3। ये कार्बोकैटायन जो बना, ये कार्बोकैटायन 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री बना, जो कि मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना। अब कार्बोकैटायन बन गया तो अगले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही मैं बार-बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप में तो केवल अटैक होना था, बेंजीन के ऊपर अटैक होना था, और बेंजीन के ऊपर जब अटैक होगा CH3C पॉजिटिव H CH3, तो कहीं पर भी एक जगह जोड़ दो, इसको एक जगह कहीं पर भी जोड़ दो बेंजीन के ऊपर, ये यही जोड़ दिया, मान लो CH3 अब ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्या बन गया, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन नाम है, क्यूमीन कॉमन नेम है, याद रखना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, इसका कॉमन नेम क्यूमीन है, कॉमन नेम है इसका क्यूमीन, ये बन गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये क्वेश्चन, ये देता है आपको, और जहां पर बिल्कुल सीधे तरीके से बातें सिखाई जाती हैं जिन क्लासों में,
वो क्लास को ये सिखाया जाता है कि भाई ये जो ग्रुप हो ना, ये ग्रुप उठाकर यहाँ रख देना, और पेपर में क्वेश्चन देगा द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, और पहला ही ऑप्शन देता है जैसा उनके सर मास्टर सिखाते हैं वैसा ही ऑप्शन देता है पहला भी, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह का ऑप्शन देता है पहला। और बड़ा दिमाग लगा कर बच्चा कहता है ओ यार ये बात मास्टर ने बताई थी ना, ये तो सही आनी चाहिए, यही सही। गलत है, 100% गलत है। और 100% जब गलत है तो सही वाला आंसर कौन सा आएगा? ये वाला आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट सारे लगते जाएंगे, तो आंसर्स आपके पास करेक्ट आंसर कौन होना चाहिए? ये वाला आंसर। ये आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट का मैकेनिज्म था, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। जब आप फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो सर, तो हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, कपिल है क्या ग्रुप में? अभी भी है कपिल? लक्ष्य है? चलो हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का भी हम वो देख लेते हैं एक बार। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। जब फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो यहां पर क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हमें क्या करना है बच्चों? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हमें असाइल ग्रुप ऐड करना है। बेंजीन रिंग, इसका रिएक्शन RC≡OCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। R कुछ भी हो सकता है, RCH3 हो सकता है, RCH3CH2 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, सॉरी R कुछ भी हो सकता है इसमें से, यस ये हो सकता है। मैकेनिज्म की बात करें तो एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल R≡OCl प्लस AlCl3। ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा तो क्या बन गया R≡O, ये पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया R≡O, ये जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ R≡O, पॉजिटिव अटैक करे बेंजीन के ऊपर तो ये इसके ऊपर जुड़ गया, बेंजीन C≡O R जुड़ गया। अब कुछ भी हो सकता था R, यदि RCH3 होता तो बेंजीन से C≡O CH3 बन गया, एसीटोन बन जाता बेंजीन से। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आता है प्लस 2 लेवल का कि बेंजीन से आप एसीटोन कैसे बनाओगे, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करते हो। चलो ये बच्चों एक बेसिक था व्यू फ्रीडल-क्राफ्ट। मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताने की कोशिश कर रहा था, उसमें मैंने कल हेलोजिनेशन बताया था, आज नाइट्रेशन बता दिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बता दिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बता दिया। सल्फोनेशन एक एग्जांपल और भी आता है इसका, सल्फोनेशन ये आप एक बार सल्फोनेशन भी आप जैसे नाइट्रेशन है वैसे ही है, उसमें केवल और केवल सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है और जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है वो SO3 होती है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुई थी। मैं इसके ऊपर बेस्ड ये सल्फोनेशन जरूर कर लें, जो बच्चे +1 में मेरे से पढ़े हैं उनके पास मैं बार-बार कह रहा हूं, उनको +1 के नोट्स हैं, नोटबुक है, उस नोटबुक को पढ़े, उसमें बेंजीन के मैंने रिएक्शन लिखा रखे हैं, वो पढ़े आप। यहाँ पर मेरे पास जो मेरे क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चंस बीच में रोककर, ताकि और चीज समझ में आए आपको। यदि आप क्वेश्चन करते हो कंपेयर रेट ऑफ नाइट्रेशन, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपेयर रेट ऑफ नाइट्रेशन among C6, first है C6H6, C6D6, C6T6, C6D6, यही है क्वेश्चन। कंपेयर रेट ऑफ नाइट्रेशन अमंग C6H6, C6D6, C6T6।
बोलो, सारे बच्चे बताएंगे ना, सारे बच्चे बताएंगे ये बात, सारे बच्चे बताएं इस बात को। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, क्या होना चाहिए रेट, मैं एक बार अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं, सभी को रेट बताएं मेरे को ना, सारे के सारे रेट बताएंगे कि इस रिएक्शन का रेट क्या हो। बताओ यार, चल जिसको मैं अनम्यूट करता जा रहा हूं वो बताते जाए भाई। अजय बताओ क्या होनी चाहिए रेट, रेट बताओ क्या हो, रेट बता अजय, बता भाई क्या होनी चाहिए रेट जी। फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, गलत है भाई। और बताओ एक लड़की, हाँ चल मैंने उसको एडमिट किया, वो बताएगी, बताओ सबस। देखो इतना टाइम बचा है, चलो देखो बोर्ड पे देखो, बस बस मैं बता रहा हूं, देखो आप एक बार जब रेट पे जाएंगे तो आप एक बार जब रेट पे जाएंगे तो आप सबसे पहले एक बात देखें कि रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म की बात जरूर करें, मैकेनिज्म की बात करें रिएक्शन में। और जब मैकेनिज्म की बात करोगे तो वहां पर आप पाओगे कि मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप एंड, चलो मैं करता हूं। मैकेनिज्म जब देखोगे आप तो मैकेनिज्म में आप देखोगे कि रेट डिपेंड्स अपॉन, जो रेट है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे, और स्लो स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्लो स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में, देखिए यहां पर एक बार स्लो स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, और इलेक्ट्रोफाइल जो बनी थी वो अटैक कर रही थी बॉन्ड के ऊपर, कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर, ना कि कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर, कार्बन ड्यूटेरियम के ऊपर, कार्बन ट्रिटियम के ऊपर। सबसे मेन बात पकड़े आप, जो इलेक्ट्रोफाइल थी वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड कर रही थी, कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर अटैक कर रही थी, इस बॉन्ड को तोड़ रही थी, और जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूट रही थी उसके ऊपर रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही थी, और रेट यदि उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सब में बराबर है। ये तो आइसोटोप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया, ट्रिटियम आ गया, इसलिए रेट द रेट ऑफ नाइट्रेशन सब की आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सभी की रेट ऑफ नाइट्रेशन जो है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। केस में सब की नाइट्रेशन रेट बराबर होगी। क्लियर है सभी को? चलो आगे चले बच्चों, हमारे पास अब इससे आगे देखें यदि तो हमारे पास इससे आगे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग reactivity and orientation of reactions, factors affecting reactivity and orientation of reactions। reactions का reactivity और orientation जो है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक आपके पास बेंजीन थी, एक आपके पास बेंजीन थी, बेंजीन रिंग थी, एक आपके पास ग्रुप आ जाए सी OH ग्रुप ही मान लो आ गया OH ग्रुप, और एक आपके पास ग्रुप आ जाए C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, ये ग्रुप आ गया। अब बच्चों इन ग्रुप्स को दो क्लासों में बांटते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स को दो क्लासों में बांटते हैं। पहला क्लास में जो ग्रुप बांटते हैं हम, फर्स्ट क्लास में जो ग्रुप हम बांटते हैं वो ग्रुप आपके पास है ये वाला ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन्स को ये ग्रुप विड्रा करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले गया, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर लेके जाएगा। ये ग्रुप आपके पास EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और इसमें कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नाम देखो आप एक बार ध्यान से, दो ग्रुप हैं, एक ERG है एक EWG है, एक EWG है, एक आपके पास ERG है, एक EWG है।
इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, दिमाग का लॉजिक क्लियर हो, दिमाग खुला हो, उस समय के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई कहानी नहीं है, रट्टा ना हो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में हो कि अटैक अल्टीमेटली ई पॉजिटिव का होना है, अटैक अल्टीमेटली ई पॉजिटिव का होना है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना था यानी नेगेटिव चार्ज का सेंटर बना था, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना था यानी नेगेटिव चार्ज का सेंटर बना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यानी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी यानी इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक कर पाएगा, ज्यादा अटैक कर पाएगा। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएंगे वो हमेशा रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। EWG इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी यानी नेगेटिव चार्ज घटेगा, नेगेटिव चार्ज घटेगा, नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा, उतना कम कर पाएगा। यानी कि रिएक्टिविटी की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वहां पर, फिर होगी बेंजीन की, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अब कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये सब बातें कल देखेंगे।